रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह वाइदा आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सरापा रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमाने आली शान का मफ़हूम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वाइना आलिहि व अस्हाबिहि व बरका वसल्लम। जनाब, एक बार फिर मदनी चैनल का तवील अरसे से चलने वाला सिलसिला, जिसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सनअत व तिजारत, हरफत, पेशों को, प्रोफेशंस को शरीयत मुतहरा की रोशनी में कवर किया जाता है, शरई मालूमात फ़राहम की जाती हैं। एक बार फिर अगला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुफ्ती साहिब अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मौजूद हैं, जो हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में शरई रहनुमाई, हमें हमारी डील्स के हवाले से, सौदों के हवाले से, प्रोफेशंस और इंडस्ट्री के जो चलन हैं उनके बारे में फ़राहम किया करते हैं। हमारी आगाही होती है, शऊर की सतह बुलंद होती है, दीनी शऊर की। तो सबसे पहले हिज़्ब मामूल आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला हो रहा है, इसमें प्रोफेशंस के हवाले से आपने बहुत प्यारे मदनी फूल अता फ़रमाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन मदनी फूलों का असर मैंने एक जगह महसूस किया है और इम्पैक्ट उसका जो है वो क्रिएट हुआ है। उससे अल्हम्दुलिल्लाह जानकर खुशी भी हुई है। फ़ी ज़माना जो इन्हीं हमारे हैं प्रोफेशन के मामलात हैं और जो शोबाजात हैं, उसके हवाले से कोई एक मदनी फूल में चाहूँगा कि आप जो आप मुनासिब समझते हैं हमें अता फ़रमाएँ, फिर उसके बाद हम रेगुलरली सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ही एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी एक मौजू के ताल्लुक़ से। अच्छा। उनका ताल्लुक़ इंडस्ट्री से था, एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। तो जैसे जो सेठ साहब हैं, उन्होंने अकाउंट का निज़ाम, मैनेजमेंट का निज़ाम जी मातहतों के हवाले किया हुआ होता है। ठीक है। अब आसानी कह लीजिए या कानूनी तकाज़े कह लीजिए, बड़े इदारे जो हैं वो अपने मुलाजमीन को जो सैलरी देते हैं वो बैंक्स के ज़रिए देते हैं। ठीक। तो अब इदारे ने तो सैलरी देनी है, जितनी बनती है वो देनी है। जी। अब अगर इदारा जो है अपनी सैलरीज़ को सूदी अकाउंट के ज़रिए देगा तो इसमें इदारा ना चाहते हुए भी गुनाहगार होगा। अल्लाहु अकबर। यानी ज़ाहिर बात है जिसका इदारा है उसके ऊपर तो इल्ज़ाम आएगा। ठीक है कि उसने जो है वो अपने निज़ाम का मुहासबा नहीं किया और अपने निज़ाम को शरई मामलात के हवाले से बेपरवाही इख्तियार की। अब यही निज़ाम जो है वो करंट अकाउंट के ज़रिए भी हो सकता था। ठीक है, बेसिक सैलरी अकाउंट भी होता है, रास्ते मौजूद हैं। रास्ते मौजूद हैं। जी। ऐसा कोई मतलब के कोई मुश्किलात नहीं है। ठीक है। तो अब एक तरफ तो ये है मतलब कि ऐसा रास्ता देना कौम को कि जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग गुनाह में पड़ते हैं। फिर बाज़ वो लोग होते हैं कि जो बचना चाहते हैं,
लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। ओके। वो आकर कहते हैं कि जी मैं कैसे बचूं। अब एक फ़र्द के लिए मैनेजमेंट उसको मतलब लाल झंडी दिखा देती है कि नहीं जी आप अकेले के लिए हम अपना निज़ाम कैसे चेंज करें। सही। तो निज़ाम चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इससे इदारा जो है वो मुंसलिक है। इदारे के लेटरेट के बगैर बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। नया अकाउंट खुलने के लिए इदारे का लेटर होना ज़रूरी है कि हमारे इदारे का मुलाजिम है। सही। तो अगर यही इदारे जो हैं वो सूदी अकाउंट्स के बजाय करंट अकाउंट या गैर सूदी अकाउंट में अपना निज़ाम लेकर आएँ तो ये एक ऐसे गुनाह से बच सकते हैं जिससे उस इदारे का कोई माली फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर, बहुत सिर्फ एक बेतवज्जो ही है, मतलब एक लापरवाही और कम इल्मी और शैतान के धोखे में आकर वो एक यानी गुनाह बेलज़्ज़त कह सकते हैं मुफ्ती साहब इसको। बिलाशुबा जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं चाहूँगा इस मौके पर हम कॉल शामिल करें हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की। जी, 2 कॉल्स हम पहले स्पेल में लेंगे और फिर शरई रहनुमाई लेकर आगे बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद अवान लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा चावल का बिजनेस है। Okay. चावल के बिजनेस में हम लोग जो सबसे आला चावल है उसमें अगर खुद से थोड़ा सा नॉर्मल क्वालिटी वाला चावल अगर उसमें मिलाकर हम बेचते हैं तो क्या ये हमारे लिए जायज़ होगा? क्योंकि जो हम देते हैं वो कस्टमर के सामने होता है, जो हम मिक्स करके उनको देते हैं उनका रेट भी बता देते हैं कि ये रेट है इसका। फिर रहनुमाई फरमा दीजिएगा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं जनाब। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लाल मोहम्मद अत्तारी पीर को सुई बलूचिस्तान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि एक मोटरसाइकिल बाइक हम 70,000 में खरीदते हैं और उसको 3 महीने की किस्त में 1 लाख में देते हैं और उसी दिन या दूसरे दिन हम उससे 70,000 या 60,000 से लें तो वो लेना कैसा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं जो राइस वाला था, चावल वाला, और सबसे सुप्रीम क्वालिटी और एक जो नॉर्मल क्वालिटी का चावल मिलाकर देने वाला जो सौदा है, डील है, इसके बारे में सब क्या फरमाते हैं और क्या डायनामिक्स हैं मार्केट में, बाज़ार में हो क्या रहा है? देखिए, ख़रीदार जो है वो कई तरह के होते हैं। एक तो ख़रीदार है होलसेलर, मतलब एक होलसेलर जो है वो ब्रोकरों के ज़रिए किसी पार्टी से माल ख़रीदता है, उसको बाहर भेजना है या बड़े पैमाने पे काम करना है, तो वो जो होलसेलर है उसके देखने और परखने का म्यार और होगा, उस सतह पे जो उर्फ़ है वो और होगा। ठीक है। एक ये है कि रिटेलर होलसेलर से ख़रीदता है, इसके देखने और परखने का म्यार और होगा। और एक ये है कि एक आम आदमी रिटेलर दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदता है, तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनके मयारात जो हैं वो अलग अलग हैं। तो अब जो होलसेलर है वो बड़ी ही बारीक बीनी से देखेगा। ठीक है। और उसका जो डील करना है, मिसाल के तौर पर बाहर माल भेज रहा है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो एक अलग चीज़ होती है। सही। वो तो एक पाव की मिक्सिंग पर भी उसे एतराज़ होगा। इसी तरीके से अगर कोई रिटेलर जो है वो होलसेलर से ख़रीद रहा है, सही, तो अब प्रोडक्ट का कोई भी नाम रखा जाए, राइस में ये है कि हर दुकानदार अपनी प्रोडक्ट लेकर आता है, तो देखा ही जाएगा कि उस कीमत के अंदर जो चीज़ दी जा रही है इन दुकानदारों के अंदर कितनी मिक्सिंग की गुंजाइश है और कितनी की गुंजाइश नहीं है। ठीक। और जो आप कर रहे हैं वो उर्फ के मुताबिक है या उर्फ से ज़्यादा है। तीसरा, एक आम गाहक जब रिटेलर से माल ख़रीदता है तो मैं समझता हूँ कि वो इस बात को देखता है कि चावल जो है वो फूलता है कि नहीं, कितना लंबा होता है, उसकी खुशबू कैसी है। मिक्सिंग के ताल्लुक़ से उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसके अंदर दाने मिलाए भी जाते हैं, नहीं मिलाए जाते, तो वहाँ इस तरह की कोई सराहत की भी नहीं जाती।
मतलब वो बिल्कुल इग्नोरेंट होता है, उसको नहीं पता कि इस मार्केट का चलन क्या है जी, या ये क्या होता है, वो तो उसको जो बोल दिया वो तो सरफेस वैल्यू पे जज कर लेगा उसको। जहाँ रिटेलर के मामलात हैं वहाँ तो उर्फ को फॉलो करना ज़रूरी है। ओके मतलब कि रिटेल के अंदर एक एक ग्राहक को तो वो बताने से रहे सही कि ये सही। इस तरह का माल है, ये है, ये है। चावल को आम लोग तो ये समझते हैं कि ये गंदम की तरह एक आम सी चीज़ है, सही। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो है वो वैरायटीज़ और मिक्स करके जो कुछ लाया जाता है, एक आम कस्टमर को इतना नहीं आइडिया होता, इसका आइडिया नहीं होता, तवज्जो नहीं होती। तो ऐसे हालात में उर्फ से तजावुज़ करना जायज़ नहीं है। ठीक है, यानी जो आम तौर पर होता है उसके दायरे कार में सब रह सकते हैं, उससे बाहर कदम निकालेंगे तो बाहर कदम निकालेंगे सही नहीं होगा। एक तो ये है कि मिसाल के तौर पर कर्नल बासमती जो है वो किसने नाम रख, वो चावल है तो जिन्स का नाम है। जी जी। अब कोई शख्स जो है वो 150 से लेकर 200 तक इसके रेट चलते हैं, सही। वो 180 रुपये खर्च करता है। अब 180 रुपये खर्च करके भी आधा माल उसमें टोटा हो तो ये उर्फ के खिलाफ होगा। ओके। और ये भी नहीं है कि जनाब चावल और सारा साबुत दाना हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी और लोकल में फ़र्क तो होगा ना। ठीक है। तो मिक्सिंग बाज़ात होती है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन वो इतनी होनी चाहिए कि जितना उर्फ है। बहुत खूब। और ऐसा हर जगह नहीं है कि ग्राहक के सामने जो है वो बोरी रखी हुई है, सही, पहले वो देखेगा और फिर लेगा, क्योंकि सुपर स्टोर्स में तो शायद ऐसा मुमकिन हो और उसमें भी पैकिंग होती है, सुपर स्टोर्स के अंदर भी बोरियां तो वहाँ भी नहीं होती। जी जी। लेकिन आम तौर पर ये होता है कि काउंटर होता है, काउंटर के पीछे जो है वो सब चीज़ें होती हैं। सही। तो ग्राहक ख़रीदारी से पहले अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा, घर पे जाके उसको जो है वो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अब तो एक नया ट्रेंड चला है। अच्छा, वो क्या? जब से ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे आए हैं, जी जी, कि वो उसका जो फिगर है, मतलब कि जब तोल हो रहा है तो उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये अपनी तरफ करके रखेंगे। ओके। ये तो ग्राहक के देखने की चीज़ है। सही। उसका ये उसकी ख़रीदारी का ये तकाजा है। ठीक। कि वो अगर एक माल ले रहा है तो वो उसके सामने जो है तोल भी पूरा हो और जो उस अंदाज में तोल हो कि उसे पता चले कि ये फिगर आ क्या रहा है। ओके। और बाद लोग तो इतना छुपा के रखेंगे उसको काउंटर के पीछे, किसी को नज़र ही ना आए। तो ये जो चीज़ है ये तोहमत का मकाम है और मुसलमान को तोहमत के मकाम से बचना चाहिए। यानी इस पर इल्ज़ाम आ सकता है? इल्ज़ाम आ सकता है कि हो सकता है कम तोल रहा हो, क्या हो सकता है कम, हो सकता है साथ में जो है वो कुछ और मिला रहा हो। जी जी। तो ये तोहमत की जगह तो है। ठीक है, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को जो है बाज़ तराजू जैसे होते हैं उसमें दोनों तरफ लिखा हुआ आ रहा होता है। जी हाँ। तो ग्राहक भी पढ़ लेता है, वो दुकानदार भी पढ़ लेता है, लेकिन हर तराजू ऐसा नहीं होता। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। मुझसे ये जो मोटरसाइकिल वाला सवाल था सुई बलूचिस्तान से, इसके बारे में आप क्या मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं? मेरा ख़्याल से ये जो है वो वक्ती तौर पर पैसे लेने की सूरत है। एक शख्स है, यानी इनका मकसूद कारोबार नहीं है। सही। एक शख्स को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ओके। या जो कह 70,000 की ज़रूरत है, तो वो मोटरसाइकिल वाले के पास आता है कि जी तुम मुझे मोटरसाइकिल बेच दो। सही। 3 महीने की उधार पर 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में। ठीक है। और वो 1 लाख रुपए में बेच देता है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसों की ज़रूरत किसे थी? ओके। दुकानदार को थी या ग्राहक को थी? ग्राहक को थी। जो हमारे साइल ने सवाल पूछा है उसके हिसाब से लग रहा है कि पैसों की ज़रूरत दुकानदार को है। लेकिन अगर पैसों की ज़रूरत दुकानदार को है तो वो 1 लाख रुपए की चीज़ क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो सवाल करने में ऐसा लगता है कि कोई गलती हुई है इनसे। ठीक। ये मुमकिन है ऐसा हो कि 70,000 की चीज़ हो, 50,000 की वो खरीद रहा हो। हाँ, 70,000 की चीज़ हो, 50,000 की खरीद रहा हो, तो समझ में आता है। तो सवाल जिस अंदाज में किया गया है ना, तो ऐसा क्यों होता है ये कोई वाज़ेह नहीं हो रहा, सिचुएशन वाज़ेह नहीं है। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की एहतियात है कि चूँकि शरई रहनुमाई करनी है तो मामला बिल्कुल रिफ़ाइन होकर सामने आए ताकि हुक्म शरीयत सही तरह से बयान किया जा सके, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के
हुसूल के लिए अमल किया जा सके। 2 सवाल और शामिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब तारी हबचोकी से अर्ज कर रहा हूँ। लब्बाइक। हमारा अक्सर काम में ये, मैं स्क्रिप का काम कर रहा हूँ, हमारे काम में ये होता है कि किसी फैक्ट्री से अगर हम स्क्रिप उठाते हैं तो ऐसे मुमकिन नहीं होता, तो कोई फैक्ट्री का मैनेजर वगैरह हमारे साथ मिलके वो हमें स्क्रिप दिलाता है और हम उससे जब स्क्रिप लेते हैं तो फैक्ट्री को हम पूरी रकम अदा करते हैं और मैनेजर से ये बात होती है कि जो प्रॉफिट होगा उससे आधा हिस्सा हमारा है और आधा हिस्सा आपको देंगे। क्या ये प्रॉफिट का आधा हिस्सा उसको देना जायज़ है या नहीं? ओके, चलिए, सिचुएशन मिलती जुलती भी है और डिफरेंट भी है, पूछते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं अदील अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि हम कंपनी में माल देते हैं, हमें ऑर्डर मिल जाता है कि इतना किलो माल हमें भेज दीजिए, तो हम एडवांस पेमेंट भी देते हैं कि हमें जब चेक मिल जाता है तो उसके 2 दिन बाद हम उनको माल देते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हब चौकी से सवाल था। स्क्रैप का काम करते हैं और किसी फैक्ट्री से स्क्रैप उठाना है तो मैनेजर से या किसी भी मुराकिब सुपरवाइज़र टाइप इस्लामी भाई से, बंदे से ये डील होती है कि भाई स्क्रैप निकलेगा, बेचेंगे, आधा तुम्हारा प्रॉफिट आधा हमारा। क्या फरमाते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि मैनेजर किस बात के पैसे ले रहा है। मैनेजर इस बात के बज़ाहिर, अब ये जहन मुफ्ती साहब अवामी जहन अर्ज़ करता हूँ कि भाई देखें, ये तो मेरी मर्ज़ी में ए को देता कॉन्ट्रैक्ट, बी को देता, सी को देता, डी को देता, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की, मैंने तुम्हारे लिए फ़ाइट की, मैंने ये इनको कायल किया, उसको कन्विंस किया, यूँ किया, स्क्रैप मैंने निकाला। अभी तो निकलने का टाइम ही नहीं था, स्क्रैप तो निकलता था, ये जून में निकलता था, मैं तो अभी जो है ना फरवरी में मैं ये काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये है कि जितना काम मैनेजर ने कंपनी के लिए किया, ठीक है, उस काम की उससे उजरत मिलती है, तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं। सही। दूसरा पहलू यहाँ ये है कि उसने असल में कंपनी के काम करने पर पैसे नहीं लिए, सही, बल्कि इसका काम निकलवाने पर पैसे लिए हैं। कि मैं ए को दे रहा हूँ, ए का फ़ायदा ए को दे रहा हूँ, ठीक है, या तुम्हें ही दे रहा हूँ। तो क्या स्क्रैप, क्या परचेजिंग, क्या जो है वो जिस तरह का भी मटेरियल की ख़रीदारी होती है बड़ी कंपनियों में, बल्कि अमारात के अंदर बिलखुसूस UAE में, जी जी, मेंटेनेंस का काम एक बहुत बड़ी फील्ड है। ओके। और वहाँ जो है लोग कंपनियाँ बनाकर मुख्तलिफ़ अपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स में जाते हैं कि इस अपार्टमेंट के मेंटेनेंस का ठेका हमें दे दें। ठीक। कोई टूट फूट हो वो हमें दे दें, सालाना बुनियादों पर दे दें, माहाना बुनियादों पर दे दें, एज पर वर्क हमें दे दें। ठीक। तो अब वो चौकीदारों को पैसे देते हैं। अच्छा, कि तुम्हारे यहाँ काम निकला या नहीं निकला, इसकी हमें आपने रिपोर्ट देनी है। ठीक है। चौकीदार तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, सही है, और वो अपने ड्यूटी टाइम में अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उस टाइम में दूसरा काम करना उसके लिए जायज़ नहीं है। ठीक। या उस कंपनी का बाज़-औक़ात जो है वो आमतौर पर तो वहाँ चूँकि सिक्योरिटी के मसाइल नहीं इतने, चौकीदार होल होता है। और चौकीदार भी क्या होता है, वो माली भी होता है, वो जो है वो गाड़ियाँ भी साफ़ करता है, सब कुछ करता है, मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, वो कई काम, छोटे मोटे काम भी कर लेता है, तो वो सब कुछ होता है। तो अब उसको पैसे खिलाकर, या कहीं कोई कंपनी है उसके मेंटेनेंस का काम लेना है, तो वहाँ उसके मैनेजर को पकड़ लिया, एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ लिया, पैसे खिलाकर फिर ये काम करवाए जाते हैं। सही। तो ये सब रिश्वत की सूरतें हैं। अल्लाहु अकबर। बिलाशुबा ये रिश्वत की सूरतें हैं जिसमें लेने वाला और देने वाला दोनों राशि हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। क्या करें मुफ्ती साहब? मतलब एक राशि है, एक मुर्तशी है, क्या करें जी? अगर हम ये कहेंगे कि सब जो हैं वो चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करें, बहुत खूब, तो हल नहीं है। सही है। चोरी को छोड़ देना ही उसका हल है। सही है। तो जिस सूरत पर शरीयत मुताहरा की तरफ से रिश्वत का इतलाक होता है, उसकी इजाज़त किस तरह दी जा सकती है? सही। और फिर जितने खांचे यहाँ होते हैं वो एक अलग सूरत है। मिसाल के तौर पर टेंडर्स के अंदर क्या होता है, मतलब क्या टेंडर्स
के अंदर रिश्वत ना हो, शाज़ो नादिर ऐसा होगा जो हालात हैं लोगों के। ठेकेदारी निज़ाम के अंदर टेंडर आमतौर पर होते हैं, सही, या जो है वो बाज़ कंपनियां जो है वो ख़ासकर जो हुकूमती कंपनियां होती हैं वो इस बात की पाबंद होती हैं कि आप 4-5 पार्टियों से ऑफ़र लेने के बाद फिर किसी एक को पास करेंगे, सही, एज़ पर मेयार जो रूल होगा और जो रूल होगा उसके हिसाब उसको फॉलो करते हुए करेंगे। वहाँ अंदर से खांचा होता है। पहले उन्हें बता दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा हमें रेट ये मिला है, सही है, सबसे ज़्यादा रेट हमें ये मिला है, अब तक 5 पार्टियों ने जो है ना वो अपनी ऑफ़र जमा करवाई है, सबसे ज़्यादा रेट ये मिला है, तुम इस पर जो है ना इतने ज़्यादा और लगा दो। सही, कम ये सबसे कम रेट ये मिला है, तुम्हारी बिड ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, और इसमें इतना फ़ीसद हमारा होगा, हम तुम्हारा जो है ना वो टेंडर मंजूर कर लेंगे। ठीक। तो इसी तरीके से राशन की सप्लाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये जो मर्ज़ है ये करप्शन इसी का तो नाम है। इदारों के अंदर फैसले होने चाहिए थे मेयार पर, जो इदारे के फ़ायदे की चीज़ उस सही पर। सही, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रिश्वत लेकर 2 नंबर माल भी पास किया जाता है, सही, रिश्वत लेकर जाली बोलियाँ करवाई जाती हैं, सही, यानी वो बाज़ औक़ात तो ये होता है कि ये तो एक वो होती है ना, टेंडर आएगा और जमा होगा और सील बंद होगा और फिर मुतालिका लोग खोलेंगे। बाज़ औक़ात स्क्रैप की ख़ास तौर पर जो है वो हुकूमती सतह पर जो माल होता है, गाड़ियाँ हैं या कोई और ऐसी चीज़ें, वहाँ बोली लगवाई जाती हैं। जी जी। तो वहाँ जो है वो डम्मी लोग शामिल हो जाते हैं। सही, कि हम बोली देंगे तो बढ़ाते रहेंगे, और नहीं, यहाँ जाके हम रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे हम। ओके, इससे आगे नहीं जाएंगे हम, इसके आप हमें इतने पैसे दे दो। तो अब जब 5 लोग जमा हुए और बोली शुरू हुई और 4 लोग एक नुक्ते पर जाकर उन्होंने स्टॉप कर दिया, तो ला मुहल्ला अब उससे ज़्यादा जो जाएगा इस पे उसी को कबूल किया जाएगा। सही। अब बाज़ाहिर तो कानूनी तकाज़े पूरे हो गए, लेकिन अंदरूनी खाना ये पूरा गेम था। सही। तो करप्शन इसी चीज़ का नाम है। तो ये जो सूरतें हैं ये सारी करप्शन है। इसकी वजह से तो यहाँ तक होता है कि वो माल जो स्क्रैप होने के काबिल ही नहीं था, जानबूझकर उसे स्क्रैप किया जाता है। अल्लाह, क्यों? कमीशन मिलेगी जनाब। यस। तो ये असर हाजिर का एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। जो हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं, इस तरह के जो मैनेजर हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो इस तरह के जो है वो रिश्वत के ज़रिए अमीर होना चाहते हैं, वो रुकावट बनते हैं उनके लिए। ठीक। वो कहते नहीं फ़लाँ हमें पैसे दे रहा है, हम तो उससे माल लेंगे। और जो हलाल कमाना चाहता है, हलाल तरीके से करना चाहता है, उस पर दबाव आता है, बेचारा मुँह देखता रह जाता है कि देखो ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी दे रहा है और मेरी आमदनी कम हो रही है। उसके लिए आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों को इस्तिकामत आमीन, उन्हें ये हौसला रहे कि हम हराम से बच रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए और रास्ते खोले। मरहबा मरहबा, बहुत खूब, बहुत प्यारी हौसला अफजा, आपने दुआएं भी अता फरमाई, माशाल्लाह, रहनुमाई भी फरमाई। वो जो ऑर्डर था एडवांस पेमेंट के हवाले से, चेक ले लेना है, वो भी, उसका भी जवाब अता फरमा दीजिए, फिर अगली 2 कॉल्स हम शामिल करते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि ख़रीदो फ़रोख्त हो गई, ठीक है, और अब जो है वो जो बदलेन हैं, जो चीज़ें बेची गई हैं या जिसके बदले बेची गई है, उसका तबादला होना है। भी एक शख्स ने जो है वो कोई माल ख़रीदा है, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गई, ख़रीदारी मुकम्मल हो गई। सही। ख़ास तौर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो सौदे होते हैं, तो उसमें यह नहीं होता कि जनाब पहले पैसे जाएंगे और फिर माल मिलेगा। दर्जनों तरीके हैं इसके, दर्जनों तरीके हैं। तो असल जो माल कब चलता है अपनी जगह से, यानी किसी भी मुल्क से माल आ रहा है कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक, फिर माल चलना शुरू होगा। तो असल जो बुनियाद है वो है ईजाब व कबूल। ठीक, ऑफ़र और एक्सेप्ट होना। जी हाँ, ये होने से ख़रीदारी हो जाती है। बेहतर। अब ख़रीदारी जब हो गई, ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़रीदारी से पहले एडवांस पैसे लेना या ख़रीदारी के बाद एडवांस पैसे लेना, इसके कुछ मसाइल हैं। अच्छा। अब ख़रीदारी हो गई और नक़द में ख़रीदारी हुई है,
तो जो माल बेचने वाला है उसे इस बात का इख्तियार है जब तक वो पैसे ना ले ले, चीज़ डिलीवर ना करे, डिलीवरी ना करे, उसे इस बात का इख्तियार है। सही। तो अब पैसे आएंगे तो ये माल भेज देगा। ओके। नकद सौदे का यह तकाजा है। लेकिन अगर कोई सौदा ऐसा हो कि जनाब पहले पैसे दे दो, सौदा हो गया, डन हो गया, पहले पैसे दे दो, 15 दिन बाद माल भेज देंगे, ये चीज़ गलत है। तैयार माल पर यह सूरत अपनाई जा सकती है जो मैंने अर्ज़ की है, और माल इसकी मिल्कियत में ही ना हो, इसके पास हो ही ना, तो ये सूरत अपनाई नहीं जा सकती, सिवाय एक सूरत के कि जब वो चीज़ ख़रीदी जो आप अपने ऑर्डर पर बनवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनवाना है, फर्नीचर बनवाना है, या सुनार से जो है वो जेवरात बनवाने हैं, ठीक है, जहाँ मेकिंग का अमल पाया जाए और आपको प्रोडक्ट तैयार करके देनी है, तो वहाँ ये एक एडवांस सूरत हो सकती है। एडवांस पैसे दे दिए, कुछ दे दिए, थोड़े बहुत दे दिए, पूरे दे दिए, और फिर जो है वो चीज़ अपने कब्जे में, मतलूबा जब वो सूरत में तैयार हो जाए तो कब्जे में ले ली जाए। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। अगली 2 कॉल्स मज़ीद सिलसिले में शामिल करते हैं जी। नेक्स्ट प्लीज़। मोहम्मद इरफान अत्तारी यूके। हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि हम सामान लेते हैं और होता पैलेट्स में वो पाक होता है, अब देख नहीं सकते। अब जब लेके हम आते हैं तो उसमें से कोई चीज़ उसकी कीमत से 5 गुना या 50 गुना ज़्यादा की होती है, तो अब इस तरह से लेना, खरीदो फरोख्त करना, क्या इस तरह से जायज़ है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, द लास्ट वन। मेरा सवाल था मुझसे सबसे, ग्राहक हमारे पास सामान बेच के चले जाता है, वो पुराना सामान हम उसको रिफ्रेश करके दोबारा ग्राहक को सेल कर देते हैं। उस सूरत के अंदर वो सामान ग्राहक को पता नहीं होता है कि ये नया है पुराना है, वो नए की कीमत देकर खरीद कर ले जाता है। क्या वो नए में बेचना हमारे लिए जायज़ है? इस सूरत में रहनुमाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस थे, आइटम्स क्या थे, इसका तो आपने तज़किरा नहीं किया है। चलें मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो आपने बताई है कंडीशन कि सामने वाले को पता नहीं होता कि नया है या पुराना है। पहले यूके वाला जो एग्ज़ाम था, ख़रीदारी वाला जो डील थी, वो सब उसके बारे में क्या शरीयत मुताहरा कहती है? देखिए, ये कह रहे हैं कि माल बिल्कुल पैक होता है, बंद होता है, ठीक, और वो माल जो है वो 50 गुना ज़्यादा कीमत का भी निकल आता है। तो वो 50 गुना कम कीमत का भी निकल सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, जाहिर है कि वो सोचा कुछ जब था, आप अंदर एक कुछ और। बंद डब्बा ख़रीद रहे हैं और आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, इसी का नाम तो जहालत है। अल्लाह, यानी आप ऐसी चीज़ ख़रीदना जिसमें मबी यानी जो माल है उसके औसाफ ही वाज़े ना हो, सब्जेक्ट मैटर का ही नहीं पता कि अंदर क्या उसके औसाफ ही वाज़े ना हो, जी, जी। तो ऐसी ख़रीदारी करने की शरन इजाज़त नहीं है। ओके, इस तरह की नाइल्मी और जहालत और कन्फ्यूजन होना उस माल के हवाले से ये ख़रीदो फरोख्त को फासिद कर देता है। अल्लाह, ऐसी ख़रीदारी नहीं की जा सकती। ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुफ्ती साहब कि माल का उन्होंने तज़किरा किया, पुराना माल उठाया जाता है, उसे फिर फर्निश्ड कर दिया जाता है, रीफर्बिश्ड किया जाता है। अप्लाइंसेस भी होती हैं, मोबाइल्स या सेलफोन, स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं, या कोई और भी कोई फील्ड होती होगी जिसमें पुराना माल को नया कर दिया जाता होगा। फिर जब सेल आउट किया जाता है तो शायद वो इतना नया हो जाता होगा, ऐसी उसकी ज़ाहिरी सूरत हो जाती होगी कि कस्टमर को पता नहीं चलता होगा कि ये नया है या पुराना है। ज़ाहिरी माहिर आदमी शायद देख के पहचाने। उसूल शरीयत ये है कि ताजिरों के उर्फ़ में जी जी जिसकी वजह से चीज़ में कमी वाक़ होती है, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, कीमत में कमी वाक़ होती है, वैल्यू में कमी वाक़ होती है, तो ऐसी चीज़ को ऐब कहते हैं। ठीक, बहुत प्यारी डेफिनेशन आपने अता फरमाई है। यानी एक चीज़ जो है वो नई जो है 1000 रुपये की है, ठीक है, पुरानी और रिकंडीशन या रिपेयर शुदा चीज़ वो 800 रुपये की मिलेगी। सही। तो अब उसका वो पुराना होना, रिफ़्रेश होना, रिकंडीशन होना, वो उसका एक ऐब है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं वो अपनी ज़रूरत पूरा करती होगी, लेकिन ये उसमें ऐब आ गया कि वो उसका ऐब है। ठीक है, वैल्यू कम कर गया। यही वजह है कि ताजरों की हर मार्केट के अंदर A-B-C कैटेगरी के माल होते हैं। सही सही। तो ये नहीं है कि वो माल किसी काबिल ही नहीं होता, जी, लेकिन जी, जी।
सवाल ये पैदा हो रहा है कि नए की अलग कीमत होती है, पुराने की अलग कीमत होती है। ठीक। और माल बेचते वक्त ऐब को जाहिर ना करना ये धोखा है। अल्लाह अकबर। तो जो सूरत सवाल में पूछी गई है ये धोखे पर मुश्तमिल है। धोखा जो है वो मुसलमान क्या काफिर के लिए भी हलाल नहीं है। अल्लाह अकबर। तो इससे एहतराज़ करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मुझे आज की और बहुत मज़े की बातें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को और रिफ़्रेश करने को मिलती हैं। तो आज जो बहुत मज़े की बातों में से एक मज़े की बात, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा वसी मफ़हूम रखती है। इसको हमें जहन में ज़रूर बिठाना चाहिए और कोशिश करके इसकी जगह जगह जो हमारी लाइफ है इसकी नज़ीरें जो हैं, एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो तलाश करके अपने आप के अपने मामलात के को दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह बहुत सारी प्यारी प्यारी शरई मालूमात के साथ, मज़े की मालूमात के साथ, शरीयत मुतहरा की जो आपके डील से डील करती हैं, आपके सौदों से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकर फिर इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।